हाय गाइस, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 23 सब आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 23 क्लॉज 1 के तहत क्या निषिद्ध है, क्या प्रोहिबिटेड किया गया है? तो मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो, बेगार और फोर्स्ड लेबर, जबरन श्रम जो कराया जा रहा है वो, स्लेवरी लाइक प्रैक्टिसेस, गुलामी जैसी प्रथा, तो ये सब जो है इसको प्रोहिबिटेड किया गया था। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आर्टिकल 23 क्लॉज 1 प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। एनी कॉन्ट्रावेंशन इज पनिशेबल अंडर लॉ। अब अगर कोई इसका कॉन्ट्रावेंशन करता है तो फिर लॉ के तहत उसको पनिश किया जाएगा। तो यह प्रोविजन फंडामेंटल राइट की तरह इन्फोर्सेबल है और किसी भी उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है। इससे रिलेटेड जो केस लॉ है पीपल यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। इसमें बोला गया बॉन्डेड लेबर अबोलिश्ड, फोर्स्ड लेबर डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इस केस लॉ में ये बोला गया था जो जबरन श्रम किया जा रहा था उसका उन्मूलन किया गया है और मतलब इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था इस केस लॉ में। नेक्स्ट है अंडर आर्टिकल 23 सब आर्टिकल 2 द स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई। तो 23(2) के तहत राज्य सार्वजनिक कार्यों के लिए जबरन सेवा लगा सकता है। किन प्रतिबंधों का पालन करना उसको आवश्यक है, मतलब वो रेस्ट्रिक्शन, वो कंपलसरी पब्लिक सर्विस, पब्लिक पर्पस के लिए सर्विसेज लगा सकता है, लेकिन उसे क्या फॉलो करना होगा, मतलब क्या रेस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर। तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, मतलब धर्म के आधार पर भेदभाव न होना। नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, जाति के आधार पर भी भेदभाव नहीं करेगा। और नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट एंड क्लास, तो इनके आधार पर वो कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो आर्टिकल 23 क्लॉज 2 अलाउज द स्टेट to require compulsory service for public purposes, but discrimination on religion, race, caste or class is prohibited। तो ये ध्यान रखिएगा, इस आधार पर वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। This ensures equity in public service obligations, है ना। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 24। तो अनुच्छेद 24 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज, तो ये सही है। चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स कैन नॉट वर्क इन माइंस, ये भी सही है। चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन हैजार्डियस जॉब, तो खतरनाक रोजगार में भी उनको नहीं लगाना है। तो ऑल ऑफ द अबव इसमें सही है कि ये सब चीज़ें, ये जो 14 साल से कम के बच्चे उनको ना तो फैक्ट्री में, ना माइंस में, ना खतरनाक हैजार्डियस जॉब में लगाना है, एम्प्लॉय करना है ना। आर्टिकल 24 prohibits children from exploitation in factories, mines or hazardous employment. This is fundamental rights in part 3 enforced by court to ensure child safety. चाइल्ड सेफ्टी के लिए ये लाया गया है ना। एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया चाइल्ड लेबर इन हैजार्डियस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गारंटेड अंडर आर्टिकल 25 सब आर्टिकल 1। 25(1) के तहत कौन सा अधिकार यहाँ पे सुनिश्चित किया गया है। तो इसके तहत जो दिया गया है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, और राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार। तो ए और बी इज द राइट आंसर, ये दोनों ही लगेगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो आर्टिकल 25 क्लॉज 1 गारंटीज
Every person the freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion subject to public order, morality, health and other fundamental rights. तो पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ और इनको ध्यान में रखते हुए वो फ्रीली इस राइट का यूज कर सकता है। ठीक है, केस है एसआर बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर विथ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्सेप्ट टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर को छोड़ते हुए वो मतलब जो धर्म को मानने की उसको स्वतंत्रता है, उसमें कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा, लेकिन पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करते हुए। नेक्स्ट है अंडर आर्टिकल 25 सब आर्टिकल 2 द स्टेट कैन रेगुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टेट क्या कर रेगुलेट कर सकता है, मतलब क्या नियंत्रित कर सकता है स्टेट। तो यहाँ पे जो स्टेट नियंत्रित कर सकता है इकोनॉमिक, फाइनेंशियली, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद रिलीजन। धर्म से जुड़े आर्थिक, राजनीतिक या धर्म निरपेक्ष जो गतिविधियां हैं उनको वो रेगुलेट कर सकता है स्टेट। दूसरा सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स और ओपनिंग ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, तो सामाजिक कल्याण, सुधार या हिंदू धार्मिक संस्थाओं का खोलना, तो ये दोनों काम कर सकता है स्टेट। ठीक है, तो क्लॉज 25 आर्टिकल 25 क्लॉज 2 में ये मेंशन किया गया। Explanation Article 25 sub Article 2 allows the state to regulate religion associated secular activities and ensure social reform and equal access to Hindu religious institutions including Sikh, Jain and Buddhist. Yes. Next question है which of the following rights are guaranteed to religious denominations under Article 26? तो धार्मिक संप्रदायों को अनुच्छेद 26 के तहत कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो टू स्टेब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, तो धार्मिक और चैरिटेबल संस्थाएं स्थापित और संचालित करने का अधिकार दिया गया है। टू मैनेज देयर ओन रिलीजियस अफेयर्स, अपने धार्मिक मामलों का प्रबंध करने के लिए। टू ओन एंड एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार प्रबंध करने का, ये सब राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 26 में। Article 26 guaranteed autonomy to religious denominations subject to public order, morality and health. तो ये जो राइट्स भी दिए गए हैं तो सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी और हेल्थ के तहत दिए गए हैं। इसका केस लॉ है बिजॉय एम्यूनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, माइनॉरिटी रिलीजियस राइट इन स्कूल प्रोटेक्टेड। यहाँ पे अल्पसंख्यक जो धार्मिक है उनके राइट को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया गया। नेक्स्ट है व्हाट डज आर्टिकल 27 गारंटेड, तो अनुच्छेद 27 क्या सुनिश्चित करता है, तो क्या देता है नो पर्सन शैल बी फोर्स टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, तो किसी को भी किसी धर्म के प्रचार के लिए कर भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, इस बात की गारंटी देता है। एसआर बम्बई वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया के यूनियन ऑफ इंडिया के केस में स्टेट मस्ट रिमेन सेक्युलर इन टैक्सेशन एंड प्रमोशन ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गारंटीज करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 28 सब आर्टिकल 1। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, तो नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन इंस्टीट्यूशन फुल्ली मेंटेन बाय द स्टेट, तो राज्य द्वारा पूरी तरह संचालित संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड इंस्टीट्यूशन अंडर ट्रस्ट में प्रोवाइड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, तो जो ट्रस्ट द्वारा स्थापित है, राज्य द्वारा प्रशासित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा संभव है, मतलब जो ट्रस्ट स्थापित किया गया है पर्टिकुलर इसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए और वो राज्य द्वारा प्रशासित है, तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दिया जाना संभव है। अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इज वॉलेंट्री, जब धार्मिक शिक्षा दी जा रही है ना तो वहाँ पे भाग लेना, अटेंड करना उसको स्वैच्छिक होगा, तो ये ऑल ऑफ द अबव इज राइट है, सारे स्टेटमेंट इसमें सही होंगे। आर्टिकल 28 ensures freedom from
compulsory religious instruction in state institution but permits voluntary religious education in minority or trust-based school. इसकी शॉर्ट समरी देख लेते हैं। 25 सब आर्टिकल 1 में दिया है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन, लेकिन इसमें क्या है एक्सेप्शन है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरलिटी हेल्थ के थ्रू। फिर सेकेंड क्लॉज में रेगुलेशन ऑफ सेक्युलर एक्टिविटीज एंड सोशल रिफॉर्म्स, हिंदू सिख जैन और बुद्धिस्ट इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। और आर्टिकल 26 में दिया गया मैनेज ऑन रिलीजियस अफेयर्स एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन ओन प्रॉपर्टी, ये सब कर सकते हैं सब्जेक्ट टू लॉ पब्लिक ऑर्डर एंड मोरलिटी हेल्थ। 27 में नो टैक्स कंपल्शन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, और 28 में दिया नो कंपल्सरी रिलीजन इंस्ट्रक्शन इन स्टेट इंस्टीट्यूशन वॉलेंट्री अलाउड इन ट्रस्ट स्कूल। नेक्स्ट है What right is granted under Article 29? 29 सब आर्टिकल 1 में क्या दिया जाए, मतलब क्या सुनिश्चित किया गया है। तो यहाँ पे जो दिया गया है राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर, अपनी विशिष्ट भाषा लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपनी विशिष्ट भाषा है लिपि और संस्कृति है तो उसको प्रिजर्व करके कंजर्व करके रखने का राइट दिया गया है 29 सब आर्टिकल 1 के तहत। आर्टिकल 29 सब आर्टिकल 1 प्रोटेक्ट्स कल्चर आइडेंटिटी ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया, जो इंडिया में भारत में रह रहे हैं ऐसे कोई भी सिटीजन जो है नागरिक, उनके वर्ग को उनका कल्चर को उनकी पहचान बनाए रखने के लिए सुरक्षित रखने का राइट देता है ना। वो अपनी भाषा अपने जो स्क्रिप्ट है जो वो सबको वो प्रिजर्व करके रख सकते हैं, प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोई राजन के केस में एम्फोसाइज किया गया प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन एजुकेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट है कैन अ सिटीजन बी डिनाइड एडमिशन इन अ स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, या किसी नागरिक को राज्य द्वारा सहायता प्राप्त संस्था में धर्म या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता है, स्टेट ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल 29 सब आर्टिकल 2 में बोला गया है प्रोहिबिट डिनायल ऑफ एडमिशन टू एनी स्टेट मेंटेन और एडेड इंस्टीट्यूशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट और लैंग्वेज ना। तो यहाँ पे स्टेट एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकता, स्टेट को मना किया गया है कि वो जो स्टेट मेंटेन अगर कोई इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई सहायता प्राप्त इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट से मिल रहा है तो इस वो रिलीजन रेस कास्ट और लैंग्वेज के आधार पर एडमिशन से मना नहीं कर सकता है। टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में माइनॉरिटी राइट्स टू एडमिशन कैन नॉट बी डिनाइड आर्बिट्रेरली, मनमानी तरीके से को डिनाई नहीं किया जा सकता एडमिशन को। नेक्स्ट है व्हाट डज आर्टिकल 30 सब आर्टिकल 1 इंश्योर फॉर माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटीज के लिए क्या इंश्योर करता है ये आर्टिकल? राइट टू स्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो शैक्षणिक जो संस्थान है स्थापित करने का अधिकार देता है। राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन, जो संस्थान है उनका प्रबंध करने का अधिकार देता है। तो ये दोनों राइट देता है, तो ऑप्शन सी इज राइट। All minorities, religious or linguistic, have the right to set up and manage educational institution of their choice. तो वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब सेट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार, इनके पास राइट है। नेक्स्ट है व्हाट इज इंश्योर्ड बाय आर्टिकल 30 सब आर्टिकल 1A, है ना। तो 31 ये क्या सुनिश्चित करता है? तो यहाँ पे जो है स्टेट मस्ट इंश्योर कंपनसेशन डज नॉट रेस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी राइट्स, तो राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि मुआवजा अल्पसंख्यक अधिकारों को प्रभावित न करे। तो
इसमें ये दिया गया है कि जब राज्य क्या कंपलसरी एक्विजिशन करती है ना, किसी भी जैसे प्रॉपर्टी उसका कंपलसरी एक्विजिशन करेगी, तो यहाँ पर ये ध्यान रखने के लिए बोला गया स्टेट को कि कंपलसरी एक्विजिशन कर रही है और उस वक्त उसको जो कंपनसेशन दिया जा रहा है तो वो वहाँ पर वो कंपनसेशन जो है मतलब जो मुआवजा है वो अल्पसंख्यक के अधिकारों को प्रभावित न करे। तो यहाँ पे स्टेट को ये बोला गया है कि कंपलसरी एक्विजिशन करने पर माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करे वो। एक्सप्लेनेशन है आर्टिकल 31(1)(a) प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी प्रॉपर्टी राइट्स। जो माइनॉरिटी के प्रॉपर्टी राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बोला गया है इन केस ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन। जब कंपलसरी जबरन कंपलसरी एक्विजिशन किया जा रहा है, इंश्योरिंग द कंपनसेशन डज नॉट एब्रोगेट देयर राइट। तो वो कंपनसेशन उनके राइट को खत्म ना कर रहा हो, है ना, उसको प्रभावित ना कर रहा हो, ये ध्यान रखने के लिए बोला गया है। तो ये जो क्लॉज था ये वाला 31 है, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया था। ठीक है, तो इसमें यही है कि जो माइनॉरिटी द्वारा जो इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं और उसका जब कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है तो स्टेट को यहाँ बोला गया है कि उसके एवज में जो कंपनसेशन होगा वो इतना होना चाहिए कि जो इस क्लॉज में उसको जो राइट दिया जा रहा है माइनॉरिटी को वो इंश्योर हो, मतलब वो खत्म ना हो राइट। मतलब कंपनसेशन तो देना है पर इतना देना है कि वो राइट उनका खत्म नहीं हो रहा, इतनी अमाउंट तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टेट को ये बोला गया है। नेक्स्ट है कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन व्हाइल ग्रांटिंग एड। तो स्टेट क्या भेदभाव कर सकता है अल्पसंख्यक संस्थानों को सहायता देते समय? तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है ना, स्टेट किसी भी रूप में भेदभाव नहीं कर सकता है। तो एक्सप्लेनेशन स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट माइनॉरिटी मैनेज्ड इंस्टीट्यूशन व्हेन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड। जब वो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का माइनॉरिटी के आधार पर या किसी भी आधार पर वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है स्टेट। जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में माइनॉरिटीज मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली इन एड प्रोविजन। जब सहायता दी जा रही है तो वहाँ पे उनको भी इक्वल, अल्पसंख्यक को भी इक्वल माना जाना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट राइट डज आर्टिकल 32 सब आर्टिकल 1 गारंटेड। तो आर्टिकल 32 क्या देता है, क्या सुनिश्चित करता है? तो राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब अगर जो आर्टिकल 14 से लेकर 30 तक के जो राइट्स दिए गए हैं अगर उनका वायलेशन हो रहा है, उन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है उनके इन्फोर्समेंट के लिए। आर्टिकल 32 में दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स डायरेक्ट एक्सेस टू द सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इन्हें क्या इससे क्या बोला है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखिएगा कि इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में वैलिडेटेड फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी एब्रोगेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 32 ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है विच रीट्स आर इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 32 सब आर्टिकल 2। तो कौन कौन से रीट्स प्रोवाइड किए गए हैं? तो हबियस कॉर्पस मैंडामस प्रोहिबिशन क्यू वारंट और सर्सरी, है ना। तो ये सब प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 32 सब आर्टिकल 2 के तहत। A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में फर्स्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 32 एंड रीट्स। तो इस केस में सबसे पहले इंटरप्रेट किया गया था आर्टिकल 32 और रीट्स को। ठीक है, नेक्स्ट है कैन पार्लियामेंट एम्पावर अदर कोर्ट्स टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 32 सब आर्टिकल 3। तो सब आर्टिकल 32(3) के क्लॉज में क्या संसद अन्य न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू करने का अधिकार दे सकती है?
तो हाँ, इसमें संसद को ये राइट दिया, एम्पावर दिया गया है कि वो दूसरे कोर्ट को भी ये पावर दे सकती है। Parliament can empower high courts or other courts to exercise writ jurisdiction locally, है ना। तो यहाँ पे वो writ jurisdiction उसको एक्सरसाइज कर सके, इसके लिए एम्पावर है कि पार्लियामेंट ऐसे पावर दे सकती है। नेक्स्ट है, कैन द राइट अंडर आर्टिकल 32 बी सस्पेंडेड। तो जो 32 के अधिकार को क्या सस्पेंड किया जा सकता है? तो ये तभी किया जा सकता है ओनली संविधान में दी गई शर्तों पर, ओनली एज प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका देख लेते हैं। एडीएम जबलपुर वर्सेस श्रीकांत शुक्ला के केस में बोला गया है राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट, जो मतलब राइट दिया गया सुप्रीम कोर्ट में जाने का, वो सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी, बट कंट्रोवर्शियल एंड लेटर क्रिटिसाइज्ड, है ना। ये ऐसा बोला गया था लेकिन बाद में फिर क्रिटिसाइज भी किया गया इसको। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 का क्या पर्पस है? तो इसका पर्पस है टू रेस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म फोर्स फॉर डिसिप्लिन। तो यहाँ पे क्या राइट दिया गया है, जो आर्म फोर्स है उसको, उनको डिसिप्लिन के लिए उनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करने का के बारे में दिया गया है। मतलब सशस्त्र बलों के अधिकारों को अनुशासन के लिए सीमित करना। पार्लियामेंट कैन रेस्ट्रिक्ट राइट ऑफ आर्म फोर्स। तो किस किस के राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकती पार्लियामेंट? ये ध्यान रखिएगा, आर्म फोर्स को पब्लिक पुलिस, पब्लिक ऑर्डर फोर्सेस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और टेलीकॉम पर्सन। तो ये चार जो क्राइटेरिया है इनको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है डिसिप्लिन के लिए, इनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। नहीं, 50th अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्टेड आर्टिकल 33। नेक्स्ट है, व्हाट डज आर्टिकल 34 अलाउ पार्लियामेंट टू डू ड्यूरिंग मार्शल लॉ। तो आपातकालीन सैन्य कानून के दौरान संसद को क्या करने की अनुमति देता है आर्टिकल 34? तो क्या देता है? मार्शल लॉ में कार्य करने वाले व्यक्ति को सुरक्षा देना, इंडेमनीफाई पर्सन एक्टिंग अंडर मार्शल लॉ। मार्शल लॉ के लगा हुआ है जिस एरिया में, जहां पर भी मार्शल लॉ लगा और उसके अंतर्गत कोई कार्य कर रहा है ना, तो उस व्यक्ति को मतलब सुरक्षा देने का काम है। मतलब उसका एक मार्शल लॉ को फॉलो करने के लिए जो भी वो एक्ट कर रहा है तो उसको प्रोटेक्ट किया गया है। Who has the power to make laws giving effect of fundamental rights? मौलिक अधिकार लागू करने वाले कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ये जो फंडामेंटल राइट्स को मतलब इफेक्ट में लाने के लिए जो पावर दी गई है वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट अंडर पार्ट 3। मतलब जहाँ जहाँ पे बोला है ना कि पनिशेबल अंडर लॉ, तो उसके लिए लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट लेजिस्लेट इन दिस मैटर। तो यहाँ पे स्टेट लॉ नहीं बना सकती, यहाँ पे पार्लियामेंट को ही दिया गया है। चलिए हम आर्टिकल 32 को देख लेते समरी। तो आर्टिकल 32 क्लॉज 1 में बोला है राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के लिए यहाँ पे मूव किया जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। फिर सेकेंड क्लॉज में बोला है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रीट इशू कर सकती है। थर्ड में बोला गया पार्लियामेंट के एम्पावर्स अदर कोर्ट्स को भी ये राइट दे सकती है कि वो रीट जुडिक्शन को अप्लाई कर सके। और राइट फोर्थ क्लास में बोला राइट नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 32 में जो राइट दे रखे हैं वो सस्पेंड नहीं किए जा सकते, लेकिन एक्सेप्शन भी दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर दिया है उसके अनुसार ही, उसी प्रोसेस के तहत ही किया जा सकता है। अब हम रीट देख लेते हैं। हबियस कार्पस में क्या बोला है? यू शैल हैव द बॉडी, है ना। तो किसी व्यक्ति की गैरकानूनी हिरासत को चैलेंज करने का ये रीट है।
मतलब अगर किसी व्यक्ति को उसके शरीर को मतलब रोक रखा है, इलीगली तरीके से डिटेन करके रख रखा है, तो यहाँ पे इस रीट के तहत चैलेंज किया जा सकता है। कोर्ट बोल सकती है व्यक्ति को कि उस व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष लाया जाए, उसको कस्टडी से बाहर निकालने का आदेश दे सकती है कोर्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, इलीगल डिटेंशन को चैलेंज कर सकते हैं, पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है आर्टिकल 21 के तहत, और एनी पर्सन कैन फाइल इट। इसको फाइल कौन कर सकता है? कोई भी, फ्रेंड कर सकता है और रिलेटिव कर सकता है, कोई भी ये फाइल कर सकता है। इससे रिलेटेड जो केस लॉ है, के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में डिटेंशन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट चैलेंज, अगर है ना यहाँ पे डिटेंशन किया गया है इस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत, तो वो भी चैलेंज किया जा सकता है। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के केस में इमरजेंसी में हबेस कॉर्पस सस्पेंडेड है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है इस रीट को। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिजनर्स राइट प्रोटेक्ट किए गए थे, यहाँ पे जो जेल में है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया था इस यहाँ पे। अबे मैंडामस, इसको परमादेश बोला जाता है हिंदी में, लेटिन में वी कमांड, मतलब हम आदेश देते हैं। कोर्ट क्या कर सकता है? पब्लिक अथॉरिटी या ऑफिशियल जो है उनको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए ऑर्डर कर सकता है कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो, है ना। तो यहाँ पे मतलब अगर कोई अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी अपना काम नहीं कर रही है, तो यहाँ पर क्या कोर्ट क्या कर सकती है, यहाँ पे आप रीट लगाओ सुप्रीम कोर्ट में कि ये हमको ये काम, पब्लिक अथॉरिटी ये काम नहीं कर रही है, तो वहाँ पर रीट लगाने पर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि आप अपना जो ड्यूटी है वो परफॉर्म करो। तो ओनली फॉर पब्लिक ड्यूटीज, सिर्फ पब्लिक ड्यूटीज के लिए ये हो सकता है, कैन नॉट डिमांड प्राइवेट पार्टीज के लिए डिमांड नहीं हो सकता है। कंपेल ऑफिशियल टू एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ, तो यहाँ पे लॉ के अकॉर्डिंग काम करने के लिए कंपेल किया जा सकता है। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस एस भगत सिंह के केस में मैंडामस इशूड टू फुलफिल स्टेटरी ड्यूटीज, तो वैधानिक जो ड्यूटी है लॉ के तहत उसको फुलफिल करने के लिए आदेश दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए, इसको एग्जाम्पल समझते हैं, अगर कोई यूनिवर्सिटी है, वो मार्कशीट, किसी बच्चे की मार्कशीट नहीं इशू कर रहा है, वो बार बार अप्लाई कर रहा है लेकिन उसकी मार्कशीट नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाके अप्लाई करेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी कि आप अपने ड्यूटी परफॉर्म करो। ठीक है, या जैसे कोई पर्सन है, उसने आधार के लिए अप्लाई किया है और उसको बार बार रिजेक्ट हो रहा है उसका आधार, उसको प्रॉपर कोई रीजन नहीं दिया जा रहा है कि किस वजह से उसका आधार रिजेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आप रीट लगा सकते हो और फिर ये मैंडामस, तो फिर कोर्ट यहाँ ऑर्डर करेगी कि आप जल्द से जल्द उनका आधार इशू करिए। विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में मैंडामस टू सीबीआई रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, तो सीबीआई को बोल दिया गया कि इन्वेस्टिगेशन करो, तो यहाँ पे ऑर्डर दे दिया गया। प्रोहिबिशन, तो कोर्ट किसी भी इंफीरियर कोर्ट, जो निचले स्तर का कोर्ट है या ट्राइब्यूनल है, उसको बोल सकता है कि वो इलीगल या अनऑथराइज जो एक्शन करने ना करे, इसके लिए रोक सकता है कोर्ट। ठीक है, तो प्रिवेंट जुडिशियल एरर बाय लोअर कोर्ट, जो लोअर कोर्ट के द्वारा जुडिशियल एरर हो रही है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये लगाया जा सकता है। प्रिवेंट्स एब्यूज ऑफ पावर, या इंफीरियर कोर्ट अपने पावर का मिसयूज न करे, एब्यूज न करे, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए लगाया जा सकता है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंघारा सिंह, प्रोहिबिट टू प्रिवेंट इलीगल ट्रायल, और के वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, प्रिवेंटेड लोअर ट्राइब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग जुरिडिक्शन। नेक्स्ट है क्यों वारंट हो, तो लैटिन में बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब किस अधिकार से तुम इस पद पे हो। इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट क्वेश्चन कर सकता है, अगर कोई पर्सन किसी पोस्ट पे है ना, इलीगली तरीके से है, तो यहाँ पर कोर्ट यहाँ क्वेश्चन कर सकता है कि तुम किस अधिकार से इस पब्लिक ऑफिस पर हो, है ना, पब्लिक ऑफिस क्यों और किस अथॉरिटी से लिया गया है तुमने। पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए है ये, इलीगल अपॉइंटमेंट को चैलेंज करता है ये, और इंश्योर रूल ऑफ लॉज इन अपॉइंटमेंट। केशव सिंह वर्सेस स्पीकर यूपी असेंबली में क्यों वारंटेड टू चैलेंज असेंबली मेंबरशिप, तो असेंबली मेंबरशिप को चैलेंज किया गया था इसमें। गोकुल चंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इलीगल अपॉइंटमेंट रिमूव्ड किया गया इसमें। सरसरी है यहाँ पे,
लैटिन में टू बी इन्फॉर्म्ड, यहाँ पे इन्फॉर्म करने के लिए बोला गया है। कोर्ट इंफीरियर कोर्ट को क्या बोल सकता है, या ट्राइब्यूनल को, कि जो डिसीजन और रिव्यू उसको कैंसिल करता है यहाँ पे, है ना। जो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है ना, यहाँ पे निर्णय दिया जा चुका है इंफीरियर कोर्ट द्वारा, अपने पावर से बाहर जाकर उसने कोई डिसीजन दे दिया है ना। जो उसको जुडिक्शन नहीं था वो उसको फॉलो करके दे दिया, या जो जुडिक्शन था उसको फॉलो ही नहीं किया, तो वो उसके लिए यहाँ पे क्या हुआ कि इंफीरियर कोर्ट को यहाँ पे, और उसने डिसीजन दे दिया, तो यहाँ पे जो सुपीरियर कोर्ट है वो उसके जो डिसीजन है या रिव्यू उसको कैंसिल कर सकता है। तो यहाँ पे उसके जो जुरिडिक्शन एरर है उसको करेक्ट करेगा, और अदर ऑर्डर लोअर कोर्ट टू सेंड रिकॉर्ड्स फॉर रिव्यू, और यहाँ पे जो भी उसके जो रिकॉर्ड्स है उसके से रिलेटेड वो रिव्यू करने के लिए भेजने के लिए ऑर्डर करेगा। ठीक है। और जो एक और प्रोहिबिशन और सरसरी में क्या है कि दोनों में ही इंफीरियर कोर्ट को ऑर्डर दिया जा रहा है, लेकिन सरसरी में क्या ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, ठीक है, तब दिया जा रहा है, रिव्यू कर रहे हैं उसके ऑर्डर को, कैंसिल कर रहे हैं। और जो प्रोहिबिशन है उसमें वो काम अभी चल रहा है, तो उसको अपने बाउंड्री, अपने पावर से बाहर जाने से रोकने के लिए दिया जाता है ऑर्डर। देखिए, गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रासी केस में सरसरी इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, और एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जुडिशियल रिव्यू फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, ये इसमें दिए गए हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।